आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एलनाबाद उपचुनाव के सेगमेंट 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा के दोनों कालका और एलनाबाद विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर किसी तरीके की रणनीति तैयार नहीं हुई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, सरकार ने चुनाव आयोग को इन दोनों के बारे में एक पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे दी है कि ये दोनों सीटें उपचुनाव के लिए खाली हैं और आप अपने हिसाब से यहाँ पर तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हरियाणा में सबसे बड़ी निगाहें उपचुनाव को लेकर अगर है तो वो है राजस्थान के साथ सटा इलाका एलनाबाद विधानसभा का, चूंकि सिरसा लोकसभा का ये क्षेत्र पड़ता है, जहां से इनेलो के एकमात्र विधायक इस बार के जो थे अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को ट्रैक्टर पर सवार होकर वहां पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था और वो उनका मंजूर हो गया। यानी अब सीधे तौर पर आईएनएलडी ही यहां पर सबसे मजबूत स्थिति में है, क्योंकि सबसे पहले ही हमने पहले सेगमेंट में जिक्र किया था कि एलनाबाद विधानसभा कभी भी बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा है और किसी तरीके से बीजेपी का यहां पर कोई वोट बैंक भी नहीं रहा, बल्कि ताऊ देवीलाल के गढ़ के तौर पर इसे हमेशा देखा और आंका जाता रहा है। और अभी तक इस सीट पर सबसे बड़ा अगर बोलबाला और किसी का अगर जलवा यहां पर दिखा है तो वो हर बार आईएनएलडी ने यहां पर हर अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त में धकेला है। सीधे तौर पर यहां पर लगभग 8 बार में से करीब 7 बार यहां से इनेलो अपनी जीत है वो दर्ज कर चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके से 3 मार्च को किसान महापंचायत की गई थी, हालांकि आईएनएलडी इसको ये मान रही थी कि ये गैर राजनीतिक तरीके से होगी, लेकिन संपूर्ण तरीके से वो सबने देखा कि एक तरीके का वो एक चुनावी बिगुल था, जहां पर अभय सिंह चौटाला ने ये बात उन्होंने छाती ठोक कर कह दी थी कि इस बार के चुनाव में आप ख्याल रखना, अगर कोई भी जेजेपी बीजेपी का नेता वहां पर आता है तो उसे गांव में घुसने मत देना। इसका साफ सा संकेत था कि इस बार बीजेपी और जेजेपी का विरोध हर स्तर पर होगा और हम देख भी रहे हैं कि हरियाणा के हर जिले और गांव में बीजेपी के तमाम और जेजेपी नेताओं का विरोध है वो उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है जो अभी कुछ ही घंटे पहले दिए गए दिग्विजय सिंह के बयान के बाद संकेत मिले हैं, क्या वाकई ही एलनाबाद विधानसभा से चाचे और भतीजे के बीच में टक्कर होगी? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कई आरोप अभय सिंह के ऊपर लगाते हुए यह साफ किया है कि जीजेपी का भी बहुत बड़ा जनाधार वहां पर है, क्योंकि वो ताऊ देवीलाल के गढ़ के तौर पर देखा जाता है। यानी कि ताऊ देवीलाल की वहां पर विचारधारा सबसे ज्यादा मजबूत है और काम करती है हर बार, क्योंकि आईएनएलडी से पहले ताऊ देवीलाल का गढ़ इसे कहा जाता है। तो सीधे तौर पर देखने वाली बात होगी, क्या अभय सिंह चौटाला के सामने दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि संकेत ये मिल रहे हैं कि कालका में जिस तरीके से प्रदीप कुमार ने वहां से इस्तीफा दिया तो वहां पर बीजेपी ज्यादा मजबूत है, इसलिए वहां पर ये एक चुनावी स्टंट चल रहा है कि वहां पर बीजेपी को सीट दी जाए। और एलनाबाद में अगर कालका के बाद एलनाबाद देखें तो यहां पर जेजेपी अपना जनाधार मान रही है कि ताऊ देवीलाल के नाम पर यहां पर वोट बैंक, एक परंपरागत जो वोट बैंक है वो सक्रिय है, यहां पर जेजेपी अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लेकर आए। ऐसे में क्या दिग्विजय सिंह चौटाला ही अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ेंगे? हालांकि उन्होंने कई तरीके के जो एलिगेशन है वो खड़े किए हैं अभय सिंह चौटाला के ऊपर और जमकर उन्होंने निशाने साधे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अभय चौटाला को किसने खेल रत्न, जल नायक और किसान केसरी जैसे उपनाम वो दिए हैं। तो निश्चित तौर पर एलनाबाद से पार्टी का प्रत्याशी चुनाव रण में उतारा जाए। परंपरागत सीट ताऊ देवीलाल की रही है, इसलिए चाहती है जज्बा की रणनीति है कि प्रदीप चौधरी विधानसभा सदस्य रद्द होने के कारण रिक्त हुई कालका सीट पर भाजपा चुनाव लड़े और उसके बाद जो एलनाबाद की सीट है वहां पर पार्टी ने तैयारी है वो शुरू कर दी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह चौटाला ने पार्टी मुख्यालय से एक प्रेस वार्ता में यह बयान दिया था
कि कालका से ज़्यादा मजबूत इलाहाबाद की सीट है वो रहेगी, क्योंकि ये इलाहाबाद उन्होंने कहा कि हमारा गढ़ रहा है। हालांकि चुनाव में कहां में किसका प्रत्याशी लड़ेगा इसका फैसला दोनों दलों के दिग्गज नेता करेंगे। जहां मौका मिलेगा गठबंधन में वहां से चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने चुनाव के इस बयान से पहले उन्होंने अभय सिंह चौटाला को स्वयंभू एक नेता कहा है कि वो एक स्वयंभूई नेता हैं जो खुद को बड़े बड़े टाइटल खुद ही देते हैं। जननायक जैसे, खेल रत्न जैसे, किसान केसरी जैसे वो टाइटल अपने आप को खुद ही दे लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इस बार बीजेपी जेजेपी किस विचारधारा से यहां पर यह तय करेगी कि इलाहाबाद सीट के ऊपर आईएनएलडी के सामने कौन सा चेहरा उतारा जाए। अगर बीजेपी के तौर पर देखें तो सबसे पहला नाम पवन बेनीवाल का आता है, जिनका खुद का जनाधार भी है और वो अभय सिंह के मुकाबले में कहीं ना कहीं वो अपना आधार रखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो 6000 मतों से चुनाव हार चुके हैं। पिछली बार 11 से लगभग 11000 मतों से वो पराजित हुए थे। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर बीजेपी के तौर पर कैंडिडेट आता है तो पवन बेनीवाल ज़्यादा मजबूत दिखते हैं। लेकिन जेजेपी के तौर पर क्या दिग्विजय सिंह चौटाला यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक दोनों ही शीर्ष नेतृत्व जो नेताओं को करना है इसका वही तय करेंगे कि यहाँ पर बीजेपी या फिर जेजेपी को उतारा जाए। लेकिन संकेत दिग्विजय सिंह चौटाला ने जरूर दे दिए हैं कि कालका की बजाय जेजेपी पार्टी और बीजेपी के लिए गठबंधन के तौर पर इलाहाबाद सीट ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वो ताऊ देवीलाल का गढ़ रही है। ऐसे में अब अभय सिंह चौटाला की तरफ से खुला चैलेंज भी किया गया है। अर्जुन चौटाला ने खुद हमारे साथ बातचीत में कहा था कि अगर उनको वहम निकालना है तो दुष्यंत चाहे तो अगर दिग्विजय चाहे, दोनों में से कोई भी आकर अभय सिंह के सामने चुनाव है वो लड़ सकता है। आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रखिएगा। इलाहाबाद उपचुनाव पर हमारी हर वो ताज़ा अपडेट वो जारी रहेगी। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।